तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 9th का जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर करके ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करते वक्त केवल वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे मिड टर्म एग्जाम का क्लास 9th का, तो बार बार जो है एग्जाम्स में रिपीट हो रखे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो है इस सैम्पल पेपर को डिजाइन करते वक्त लिए गए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो आधा देखते हैं और आधा स्किप कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सभी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हम डेली एक सैम्पल पेपर अपलोड करें क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो आप इस वीडियो को 2007 लाइक, जी हाँ बच्चों 2007 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इतने लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं आपके लिए डेली एक नया सैम्पल पेपर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाया करे और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके, तो हमारे चैनल लर्निंग किंग 10th को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 9th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 184। ठीक है, इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होगा मिड टर्म का वो 3 घंटे का होगा, यानी 3 आवर्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा बच्चों। नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपके इंग्लिश के पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा। रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग वाला सेक्शन एंड लिटरेचर वाला सेक्शन, ये 3 सेक्शंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका सेक्शन ए रहेगा, ठीक है, जो कि रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर मेनली पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। जो सेक्शन बी रहेगा वो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर वाला रहेगा, जो कि ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंदर ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे डायरी एंट्री हो गया आपका, और एरर एंड करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन नंबर सी, जो कि लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है, और 40 मार्क्स का आपका ये सेक्शन आता है। अकेला सेक्शन 40 नंबर का है, जो आपकी बुक्स है ना उसके अंदर से क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लास्ट में बोला गया है अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चंस के साथ में दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पैसेज दिया गया है उसको रीड करना है, तो चलिए रीड कर लेते हैं। इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर कि आर यू बोर्ड ऑफ बनानास, एप्पल्स एंड ग्रेप्स एंड नीड ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस पिक, यानी कि क्या आप केले, सेब और अंगूर से ऊब चुके हैं और आपको कुछ नया खाने की ज़रूरत है। ठीक है, अ न्यूट्रिएंट रिच सर्विंग ऑफ कीवी फ्रूट में बी जस्ट व्हाट यू नीड, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर कीवी फल शायद आपकी ज़रूरत को यहाँ पर पूरी कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कीवी फल की बात कर रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कीवी फल देखा होगा। ठीक है, एक तरह का ये फ्रूट होता है जो बहुत ज़्यादा जो है पौष्टिक माना जाता है, न्यूट्रिएंट्स से रिच माना जाता है। ठीक है, इसीलिए किसी को डेंगू वगैरह होता है इस तरह से, तो उसको बोला जाता है कि कीवी फल खाइए। ठीक है, और नॉर्मली भी सजेस्ट किया जाता है कि आप कीवी फल खा सकते हैं। थोड़ा महंगा आता है ये कीवी फल, मार्केट में आपने देखा होगा 20-25 रुपये का आता है अराउंड। ठीक है, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप खाएंगे तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए बताया गया है अ सर्विंग ऑफ कीवी फ्रूट 2 कीवीज हैज़
contains the vitamin C of an orange as much potassium as a banana and fiber of a bowl of whole grain कैरल ऑल फॉर लेस देन 100 कैलोरीज। तो यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि कीवी फल की एक सर्विंग 2 कीवी में संतरे से 2 गुना विटामिन सी मिलता है, केले जितना पोटेशियम और 1 कटोरे साबुत अनाज के जितना फाइबर होता है इसके अंदर, और यह सब लगभग यहाँ पर 100 कैलोरी से कम में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर बातें आपको बताई जा रही है इस पैसेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आप बाकी यहाँ पर पैसेज देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसी पैसेज के बेसिस पर हमसे बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, कि आपने इस पैसेज को जो पढ़ा समझा, ठीक है, उसकी समझ के आधार पर जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका आंसर दीजिए। तो चलिए भैया दे देते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि व्हाट डज अ सर्विंग ऑफ कीवी ऑफर। ठीक है, कि जो कीवी का सर्विंग होता है, जब कीवी कोई व्यक्ति खाता है तो उसको यहाँ पर क्या ऑफर मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, एक तरह से वो आपको बताना है। ठीक है, कि भैया कीवी खाने से क्या लाभ होता है। तो देखिए, अगर बात करें कीवी खाने के लाभ की, तो आंसर इस तरह से रहेगा, कीवी फ्रूट ऑफर्स विच जैसे कि द विटामिन सी ऑफ एन ऑरेंज एज मच पोटेशियम एज अ बनाना एंड द फाइबर ऑफ अ बाउल ऑफ होल ग्रेन कैरिल फॉर ऑल लेस देन 100 कैलोरीज। कि भैया अगर कोई व्यक्ति कीवी फल की एक सर्विंग लेता है, यानी 2 कीवी फल खाता है, तो उसके अंदर जो है संतरे से 2 गुना विटामिन सी मिलेगा उसे, और केले जितना पोटेशियम मिलेगा। जब हम केला खाते हैं ना तो हमें पोटेशियम मिलता है, और 1 कटोरी साबुत अनाज जितना फाइबर होता है इसके अंदर। ठीक है, और 100 से कम जैसे कि इस तरह से लेस देन 100 कैलोरीज होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कीवी फ्रूट अकॉर्डिंग टू द पैसेज रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको ये कह रहा है बच्चों कि गद्यांश के अनुसार कीवी फल का जो महत्व है उसको बताना है आपको, और अपने उत्तर को तर्क संगत बनाना है। लगभग 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, और कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, इस तरह से करके भैया वाक्यों को उचित रूप से पूरा करना। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, कीवी फ्रूट इज़ अ न्यूट्रेंट जो कि डेंस, यानी कि जो कीवी फल होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कीवी फल आप देखिएगा ना, रेशेदार मिलेगा आपको। कीवी फल के आउटर लेयर पर अगर आप देखेंगे तो रेशा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे हमारे बाजू वगैरह पे, हमारे पैरों में बाल होता है ना, हम छूते हैं तो बाल हमें यहाँ पर टच होता है, वैसे ही जो कीवी फल होता है बच्चों, उसके आउटर लेयर पे आप देखेंगे तो आपको रेशा देखने को मिलेगा। जैसे भिंडी, आपने लेडी फिंगर देखा होगा, तो भिंडी को जब आप छूते होंगे तो आपको हल्का हल्का लगता होगा कि इस पे छोटा बिल्कुल बारीक बारीक सा घास सा उगा हुआ है। ठीक है, तो घास नहीं होता है, वो रेशा होता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो वैसा ही हमें कीवी फल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है। ठीक है, ये सब होता है इसके अंदर, इन सभी चीज़ों से ये भरपूर होता है। ठीक है, ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो ये और भी ज़्यादा हमारी बॉडी को हेल्प करता है यहाँ पर हेल्दी रहने में। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु शुड नॉट ईट कीवी फ्रूट। अब देखिए, कोई चीज़ अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के लिए वो अच्छी हो। ठीक है, तो कीवी फ्रूट जो होता है, कीवी फल जो होता है, कईयों को अच्छा नहीं लगता है, कईयों की बॉडी जो है कीवी फल को, कीवी फ्रूट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, अच्छा नहीं होता है उसकी बॉडी के लिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कभी कभी कीवी फल खा लेता हूँ तो मेरे को बेकार सा लगता है, उतना पसंद नहीं आता मेरे को कीवी फल, है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। ऐसे ही आप देख सकते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको कीवी फल सूट नहीं करता है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु शुड नॉट ईट कीवी फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, द पैसेज डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन हु शुड अवॉइड कीवी फ्रूट, हाउएवर पीपल जैसे कि एलर्जिक टू कीवी और दूज विथ सर्टन मेडिकल कंडीशंस लाइक स्पेसिफिक जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज और सेंसिटिविटी टू हाई पोटेशियम माइट नीड टू अवॉइड और लिमिट इट्स कंजम्पशन। ठीक है, इसमें कह रहा है आंसर के अंदर कि पैसेज में कुछ खासा बताया तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जिनको एलर्जी वगैरह है या कोई मेडिकल कंडीशन है कि नहीं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनको डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, सेंसिटिविटी है,
हाई पोटेशियम वाली चीज़ें आप वो नहीं ले सकता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कीवी फ्रूट, ठीक है। और अगर खा भी रहा है तो उसको लिमिट में रखना चाहिए, यानी कि सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। इसका हिंदी इस तरह से होगा कि इस अनुच्छेद में यानी इस पैसेज के अंदर स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि कीवी फल से किसे बचना चाहिए। जिन लोगों की वो कीवी फल से एलर्जी है या जो लोग कुछ विशेष मेडिकल इशू से जूझ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पाचन से संबंधित समस्या हो गई, उच्च पोटेशियम से उनको दिक्कत होती है, तो ऐसे पीड़ित लोगों को कीवी फल नहीं खाना चाहिए। उन्हें इनका सेवन टालना चाहिए या अगर सेवन कर रहे हैं तो सीमित मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट्स, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि इस गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के समानार्थी है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो सिनोनिम्स इन द पैसेज यानी कि इस गद्यांश में समानार्थी शब्द, सम सिनोनिम्स वर्ड्स इन द पैसेज इंक्लूड्स, पहला है आपका प्रमोशन एंड रेगुलेशंस, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है प्रोत्साहन करना और विनिमय करना, बोथ रिलेटेड टू सपोर्टिंग हेल्थ फंक्शन, ठीक है। ये दोनों शब्द क्या है, ये रिलेटेड है किसके लिए, जो सो कि सपोर्टिंग हेल्थ फंक्शन, यानी कि दोनों स्वास्थ्य कार्यों को समर्थन देने से संबंधित है, ठीक है बच्चों। अगला है इसेंशियल एंड नेसेसरी, आपने सुना होगा ये दोनों वर्ड। तो ये क्या है भैया, आवश्यकता, और दोनों आवश्यकता ही दोनों का मतलब आवश्यकता ही होता है। और इसमें ये किसके लिए यूज होता है, इम्प्लाइंग इंपॉर्टेंस फॉर बॉडीली फंक्शंस, यानी कि शारीरिक कार्यों के महत्व का संकेत देता है, इसेंशियल एंड नेसेसरी। अगला है कन्वर्ट एंड टर्न इनटू, यानी कि परिवर्तन और बदलाव, तो ये किससे संबंधित है, तो रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए दोबारा से मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो हमारा लाइक का टारगेट है उसको जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है बच्चों, ठीक है। 2007 लाइक्स का हमारा यहाँ पर टारगेट है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट जरूर करवा दीजिएगा। और अगर आपने कंप्लीट करवा दिया तो मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है बच्चों। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको आपको कंप्लीट करना है, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स को आपको यहाँ पर भरना है। तो इस तरह से है, कीवी फ्रूट इज रिच इन बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर विच आर इसेंशियल फॉर प्रमोटिंग डैश एंड डैश डैश एंड रेगुलेटिंग डैश एंड लोअरिंग डैश लेवल्स, ठीक है। देखिए काफ़ी यहाँ पर तीन वो दे दिया, मतलब काफ़ी थोड़ा सा ना बड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है कि कीवी फ्रूट जो होता है, कीवी फल के बारे में है कि कीवी फल घुलनशील और अघुलनशील दोनों होता है, ठीक है। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों होता है, दोनों प्रकार के फाइबर से भरपूर होता है और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। डैश को बढ़ावा देना और डैश को जैसे कि विनियमित करना और डैश को स्तर को कम करने में ये सहायक होता है। तो हार्ट हेल्थ जो होता है उसको ये रेगुलेट करता है, डाइजेशन के लिए सही होता है, एंड आपका कोलेस्ट्रॉल ये लेवल में लाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज कीवी फ्रूट हेल्पफुल फॉर द आइज, यानी कि जो कीवी फल होता है वो आंखों के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है, ठीक है। तो अ कीवी फ्रूट ऑल्सो डबल्स एज अ पेपर कीपर, ठीक है, पीपर कीपर कह रहे हैं यहाँ पर, बाय सप्लाइंग योर आइज विथ प्रोटेक्टिव लूटीन जो सो कि कैरोटीनॉइड दैट जो सो कि कंसंट्रेटेड इन द आइज टिश्यूज एंड हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कीवी फल आपकी आंखों को सुरक्षा न्यूनतम प्रदान करके आंखों की देखभाल भी करता है। यह एक कैरोटीनाइड है जो आंखों के ऊतकों में केंद्रित होता है और हानिकारक मुक्त कणों से बचाने में मदद करता है, ठीक है। देखिए सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो पैसेज को क्या करना है बच्चों, आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को इग्नोर करते हैं और सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले थोड़ा सा पैसेज देख लीजिएगा, एक आइडिया ले लीजिएगा कि ये पैसेज दिया किसके ऊपर है, ठीक है, देन क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। यानी कि 1-2 मिनट एक बार पैसेज को देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पे आइएगा, देन क्वेश्चन को यहाँ पर अटेंड करके वापस से पैसेज पे जाइएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर पैसेज में से आंसर ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से कीवी जो है हमारी आंखों के लिए हेल्पफुल होता है, जो कुछ ज़रूरी होता है हमारे आंखों के लिए उसको यहाँ पर ये प्रदान करता है, एक तरह से कुछ मुझ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कीवी फ्रूट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द न्यूजीलैंड फॉर ओवर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है एक देश का नाम है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये
कि न्यूजीलैंड में कीवी फल कितने वर्षों से उगाया जा रहा है? तो लगभग 100 सालों से कीवी फल न्यूजीलैंड में उगाया जा रहा है। भारत में तो कीवी फल का प्रचलन अब जा कर के आया है, लेकिन न्यूजीलैंड में लास्ट 100 ईयर्स से भैया यहाँ पर कीवी फल को उगाया जा रहा है, कीवी फ्रूट को यहाँ पर ग्रो किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन कि व्हाई वाज द नेम ऑफ द फ्रूट चेंज्ड फ्रॉम चाइनीज जो सो कि घूसबेरी टू कीवी फ्रूट, यानी कि जो आपका फल का नाम है उसका नाम क्यों मतलब यहाँ पर चीनी गूजबेरी से बदलकर कीवी क्यों रख दिया गया, कीवी फ्रूट क्यों रख दिया गया? तो द नेम वाज चेंज टू कीवी फ्रूट सो दैट एवरीवन वुड जो सो कि नो वेयर द फ्रूट कम्स फ्रॉम। ठीक है, इसका नाम बदलकर कीवी फल इसलिए रख दिया गया ताकि सभी को पता चल सके कि यह आता कहाँ से है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ कहीं से आ रहा है तो उसी जगह के नाम से उस व्यक्ति का नाम हो जाता है। जैसे अंकित बेरपुरिया का नाम आपने सुना होगा राम राम सारे भैया ने। ठीक है, तो अंकित जी का नाम है, ठीक है, अंकित भैया का नाम है यहाँ पर, और बेनपुरिया जो है उनके गाँव का नाम है। ठीक है बच्चों, तो बेनपुरिया से पता चलता है कि वो यहाँ पर बेनपुरिया जो एक हरियाणा में गाँव है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह से कीवी फ्रूट का भी नाम यहाँ पर इसलिए चेंज कर दिया गया था कीवी फ्रूट, ताकि पता चल सके कि ये यहाँ पर न्यूजीलैंड में कीवी जो है सो कि फ्रूट के एक जगह से आता है, समथिंग कहीं से। ठीक है, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली कीवी फ्रूट किस जगह से आता है, न्यूजीलैंड में कहाँ से आता है। ठीक है, देखता हूँ कौन सा बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा। एक बारी ना आप कमेंट करके भी बताइएगा न्यूजीलैंड में कहाँ से कीवी फ्रूट मेनली पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, कोई ना कोई बच्चा तो होगा ही जो कमेंट करके बताएगा। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दे दिया है, इसको रीड करना है और वापस से इसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर देना है। तो इस तरह से है, एन अर्थ साइज प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिम स्टार इन आवर गैलेक्टिक नेबर जो सो कि would is offering some of the best evidence to date of जो कि वल्केनिज्म बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा के पड़ोस में एक धुंधले तारे की परिक्रमा कर रहा एक पृथ्वी के आकार का ग्रह हमारे सौरमंडल से परे ज्वालामुखीय गतिविधि के बारे में अब तक के सबसे अच्छे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, सबसे अच्छे यहाँ पर सबूत दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये आपका पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो इस पैसेज को पढ़ा समझा, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। तो ठीक है, इतना तो हमें भी पता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा नंबर 1 द मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव सेलेस्टियल बॉडी बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम इज। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि पैरा नंबर 1 की आपकी समझ के आधार पर सबसे अधिक ज्वालामुखीय जो सो कि जो यहाँ पर बोल रहा है सबसे अधिक जो ज्वालामुखी टाइप का सक्रिय है और हमारे सौरमंडल से परे खगोलीय पिंड है, तो वो कौन सा है? तो वो है बच्चों आपका यहाँ पर एन अर्थ साइज प्लैनेट। ठीक है, अभी हमने पैरा नंबर 1 में ही पढ़ा था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के आकार का एक ग्रह। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाज द अर्थ साइज प्लैनेट वॉल्केनिज्म ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली, हाउ वाज इट एवेंचुअली जो कि मेजर्ड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या पृथ्वी के आकार के इस ग्रह की ज्वालामुखीय गतिविधि को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, डायरेक्टली देखा गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बातें बोल रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा नो, इट वाजंट ऑब्जर्व डायरेक्टली, क्योंकि हमने डायरेक्टली उसको देखा नहीं है। हम तो भैया इनडायरेक्टली ही देखते हैं बाहर के ग्रह के, इतना हमारे तगड़ा टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि बाहर की चीज़ों को हम डायरेक्टली देख ले। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया नहीं, इसे सीधे तौर पर नहीं देखा गया है। इट वॉज इनफैक्ट ड्यू टू its significant gravitational interaction with the large of the two planets orbiting the dim star। यहाँ पर कह रहा है नहीं, इसे सीधे तौर पर नहीं देखा गया है। इसका अनुमान इसके महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण लगाया गया था, मंद तारे की परिक्रमा कर रहे दो ग्रहों से बड़े ग्रह के साथ अतः क्रिया करने के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। देखिए सेम टू सेम पैसेज तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड मिलता जुलता पैसेज आपका आ सकता है। तो इसलिए हम पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पैसेज का भी मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पैसेज किस तरह का आता है। ठीक है, और जो मेन क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो छप सकते हैं वो आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन से हो सकते हैं, और जो आपका आएगा ना अभी
सेक्शन सी आएगा, लिटरेचर वाला सेक्शन, वहाँ से हो सकता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रेविटेशनल टग ऑफ द लार्जर प्लैनेट ऑन द अर्थ साइज प्लैनेट एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर कह रहा है बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का क्या परिणाम हो सकता है। पृथ्वी के आकार वाले ग्रह पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, लगभग 40 शब्दों में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल जो सो कि टग फ्रॉम द लार्जर प्लैनेट में स्क्वीज एंड फ्लैक्स द न्यूली आइडेंटिफाइड वन हीटेड अप इट्स इंटीरियर एंड कॉजिंग सरफेस वॉल्केनिक एक्टिविटी सिमिलर टू एलो। ठीक है, यहाँ पर वही कह रहा है कि एक की पहचान की गई है, एक बड़े ग्रह से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नए ग्रह को दबा करके मोड़ा जा सकता है। एक की पहचान की गई है जो इसके अंदरूनी हिस्से को गर्म कर रहा है। ठीक है, जो इसके इंटरनल चीज़ों को गर्म कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक प्लेनेट की बात हो रही है जो अर्थ के जैसा ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स द साइंटिस्ट कंडक्ट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ साइज प्लैनेट दे फाउंड इट टू बी। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की सतह के बारे में किए गए शोध के आधार पर पृथ्वी के आकार का ग्रह उन्होंने पाया है कि यह क्या है, यह रग्ड एंड रॉकी है। यानी कि जो पृथ्वी के जैसा जो प्लैनेट मिला है ना, ये उबड़ खाबड़ और पथरीला प्लैनेट है, यानी कि सपाट प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये है कि द अर्थ साइज प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिम स्टार कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सो प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी मंद तारे की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के आकार का जो ग्रह है उसको हम लोग एक्सो प्लैनेट भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर ट्रू बात बोली जा रही है। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ इट्स मोस्ट लाइकली सिनोनिम। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंडरलाइन वर्ड होगा, उसके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंड करके। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक होगा ना वर्ड, वहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ना टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गया है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 7वां क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ साइज एक्सो प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ रेड स्टार दैट मेक इट एन जो सो कि इंटरव्यूइंग कैंडिडेट फॉर पोटेंशियली हैबिटेबिलिटी एलेबरेट ऑन द ऑन इट्स साइज टेम्परेचर प्रॉक्सिमिटी टू द स्टार एंड ऑर्बिटल पीरियड आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है रेखांकित पृथ्वी के आकार के ब्रह्म ग्रह की परिक्रमा करने वाले, पृथ्वी के जैसे ही एक ग्रह की परिक्रमा करने वाले विशेषताओं का वर्णन करें और इसी तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पैसेज है बच्चों, पैसेज में देखिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने सीधा सीधा बनी बनाई खिचड़ी आपको दे दी है, लेकिन पैसेज में क्या होता है ना, जब आप करेंगे अपना माइंड लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेकअवेज फ्रॉम द स्टडी मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी कि यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन में उल्लिखित मुख्य निष्कर्ष है। ठीक है, कौन सा मुख्य यहाँ पर निष्कर्ष है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है कि द न्यूली डिटेक्टेड प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन विथ अनदर लार्जर प्लैनेट सजेस्ट दैट like livelihood of volcanism on its surface similar to Jupiter's moon Io। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि नए खोजे गए ग्रह का किसी अन्य बड़े ग्रह के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क इसकी सतह पर ज्वालामुखीय गतिविधि की संभावना का संकेत देता है। ठीक है, बृहस्पति का चंद्रमा एलो के जैसा। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर जो कि है आपका सेक्शन नंबर बी। ये रहेगा आपका सेक्शन राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का रहेगा और ये 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। 3rd क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ पैराग्राफ। यहाँ पर ये कह रहा है सिंपली कि जो आपका इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसमें दिए गए शब्द का सही रूप से प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ पर जो है इंट्रैक्ट दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर एस लग जाएगा, इंट्रैक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको एरर एंड करेक्शन बताना है। तो ये सिंपली ऐसा है कि इट इज़ क्रूशियल टू नोट दैट राइजिंग सी लेवल मस्ट कॉजेस फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट जो कि वल्नरेबल इकोसिस्टम। यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समुद्र का बाढ़ स्तर तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। कोस्टल एरियाज में जो है फ्लड्स आते हैं। जलवायु परिवर्तन को कम कर संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मस्ट कॉजेज दिए गए हैं, इसके स्थान पे आएगा मस्ट कॉज। ठीक है, यहाँ पर एस जो लगा हुआ है वो हट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अ मदर एंड हर डॉटर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। रिपोर्ट द मदर्स स्टेटमेंट डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि एक माँ और उसकी बेटी के बीच में स्वस्थ खान पान की आदतों के बारे में बातचीत हुई और माँ का बयान रिपोर्ट करना है आपको। ठीक है, कि आपका नाश्ता ना छोड़े करके। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द मदर एडवाइस हर डॉटर नॉट टू स्किप हर ब्रेकफास्ट, यानी कि माँ ने अपनी बेटी को नाश्ता न छोड़ने की सलाह दी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रीड द डायलॉग्स बिटवीन अ टीचर एंड हिज स्टूडेंट रिगार्डिंग हॉलीडे होमवर्क। ठीक है, यहाँ पर आपको डायलॉग्स दिए गए हैं एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में, जो कि आपका किससे संबंधित है, हॉलीडे होमवर्क से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। टीचर कहते हैं कि हैव यू नोट योर हॉलीडे होमवर्क फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप। तो स्टूडेंट कहता है यस सर आई हैव नोटेड, मैंने नोट कर लिया है। आगे चलिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से है कि द सॉरी ये रहेगा फ्रॉम द व्हाट्सएप टीचर आस्क हिज स्टूडेंट डैश ग्रुप द स्टूडेंट रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड टोल्ड दैट ही हैड नोटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इफ ही हैड नोट हिज हॉलीडे होमवर्क। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा, तो विच करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, कोविड पैंडेमिक के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे कि डेंटिफिटी, ठीक है, आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पर आई मिसिंग है, वही मैं बोलूँ डेंटिफाई क्या होता है, आई आएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन ऑर्डर ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो कोरोना से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ एरर है और उसका आपको करेक्शन बताना है। तो इसके अंदर जो एरर है बच्चों, ये शैल बी प्रोसेस्ड, ये वाला एरर है। ठीक है, शैल बी प्रोसेस्ड। ठीक है, और यहाँ पर आएगा शैल बी प्रोसेस्ड करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डायरी एंट्री से रिलेटेड है और यहाँ पर भी आपको एरर एंड करेक्शन बताना है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑफ नो रीजन्स। ठीक है, ये आपका एरर है इस सेंटेंस के अंदर, और फॉर नो रीजन्स आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। करेक्ट है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक फिलिंग द ब्लैंक्स था जहाँ पर हमारा गेव करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट द डायलॉग, यहाँ पर डायलॉग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो चलिए डायलॉग वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, शॉपकीपर कह रहा है वेलकम टू आवर मोबाइल फ़ोन शॉप, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। एक बंदा एक शॉप की दुकान में आता है, मोबाइल की शॉप की दुकान में, तो शॉपकीपर यानी दुकानदार कहता है वेलकम टू आवर मोबाइल शॉप सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। कस्टमर कह रहा है आई वांट टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, यानी कि मुझे भैया एक नया स्मार्टफोन चाहिए, अभी आया ना आईफोन 16 प्रो मैक्स वाला, महंगा वाला, अमीर आदमी है भैया, हमको एक नया फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर वेलकम द कस्टमर इन हिज मोबाइल फ़ोन शॉप एंड आस्क हाउ ही कुड हेल्प हिम, द कस्टमर आंसर डैट। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि दुकानदार ने अपने मोबाइल फ़ोन की दुकान में ग्राहक का स्वागत किया और पूछा कि वह उसकी किस प्रकार मदद कर सकता है। ग्राहक ने जवाब दिया कि ही वांट टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, यानी कि वह एक नया फ़ोन जो है वो खरीदना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिल द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड बाय अ न्यूज़ इन अ न्यूज़पेपर करके। ठीक है, तो इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ क्या था ये क्वेश्चन, कि
एक एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्लासिफाइड विज्ञापन है, उसको पूरा करने के लिए सही विकल्प चुन करके आपको भरना है। और ये एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन है जो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हाउस नंबर 55 किशन कॉलोनी जो है कि झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू, फर्स्ट फ्लोर विथ 3 बेडरूम्स डैश अटैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हैविंग अटैच्ड बाथरूम, कार पार्किंग अवेलेबल, पार्क फैसिलिटी, बेस्ट लोकेशन, 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई, लो मेंटेनेंस चार्जेस एंड रीजनेबल प्राइस, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है बेसिकली कि मकान नंबर 55 किसान कॉलोनी झुंझुन प्रथम तल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम संलग्न, मतलब उसके साथ बाथरूम अटैच है, कार पार्किंग भी अवेलेबल है, पार्क भी है सामने, और 24 घंटे बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, कम रख रखाव यानी लो मेंटेनेंस में, और उचित मूल्य पर रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आर्ट थ्रू अब्रॉड ऑन दिस स्टोरी a night on the their journey of love my friend the sky dash like on one in disappear, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि मेरे प्रिय मित्र, तुम इस जो सो कि तूफानी रात में अपने प्रेम की यात्रा पर विदेश में हो, आकाश में निराश जैसा भाव। तो यहाँ पर आएगा ग्राउंड्स करके यानी कि कराहना करके, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर एरर एंड करेक्शन बताना है। तो यहाँ पर एरर है आपका बीन जो सो कि ब्रेनस्टॉर्म करके, ठीक है, यानी कि जो आपका विचार मंथन किया गया, और यहाँ पर आएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धिशीला करके, ठीक है, बुद्धिशीलता करके, ये वाला जो है ना ये एरर है, ठीक है। एंड करेक्शन ये रहेगा। ओके बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथे का जो आपका ए है, इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है कि योर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन महोत्सव अंडर द इको क्लब। आपका जो स्कूल है उसने अभी हाल ही में यहाँ पर वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया है इको क्लब के अंदर, ठीक है। द सेलिब्रेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी कि जो ये सेलिब्रेशन हुआ है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। ट्री प्लांटेशन इन एंड अराउंड द स्कूल, यानी ट्री प्लांट्स किए गए थे, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, ठीक है। और स्पीच दिया गया था कंपटीशन के अंदर कि किस तरह से इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ पर ट्रीज़ का, ठीक है, किस तरह से हम यहाँ पर पेड़ पौधों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी धरती को अच्छा बना सकते हैं। यूजिंग द डिटेल्स मेंशन अबव, यानी जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं उसके बेसिस पर आपको एक जो सो कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है वन महोत्सव को लेकर के, जो आपके स्कूल में हुआ था 100 to 120 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं स्कूल के अंदर वन महोत्सव हुआ था। मैंने यहाँ पर चित्र भी लगा दिया है ताकि आपके माइंड में एक रफली इमेज बैठ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख करके बता दिया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन महोत्सव विथ ग्रेट थोनिज्म अंडर द इको क्लब गाइडेंस। द डे began with a tree plantation drive where students planted various saplings in and around the school contributing to a greener environment, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर बातें बताई गई हैं, ठीक है। मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। हमारे स्कूल ने हाल ही में इको क्लब के मार्गदर्शन में बड़े उत्साह के साथ वन महोत्सव मनाया, ठीक है। और एक बारी मैं आपको इसका हिंदी वर्जन दिखा भी देता हूँ बच्चों, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा हिंदी वर्जन, ठीक है, जो मैंने आपको पूरा का पूरा लिख करके दिखाया था इंग्लिश में। उसका हिंदी अगर ट्रांसलेट किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। आप दोनों में आइडिया लेते हुए चलिए कि इस इंग्लिश का हिंदी क्या होगा और हिंदी का इंग्लिश आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसी में चौथे के बी में क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर यू वेयर वीक इन इंग्लिश, ठीक है, आप इंग्लिश में वीक हैं, बट योर English teacher helped you a lot by his her splendid efforts. You achieved the highest marks. Describe your English teacher and her efforts in 120 words, ठीक है, 100 to 120 वर्ड्स। तो बेसिकली आपको अपने टीचर की तारीफ करनी है। क्वेश्चन क्या है कि पिछले साल की शुरुआत में आप अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन आपके अंग्रेजी शिक्षक ने आपकी बहुत मदद की और उनके शानदार प्रयासों के कारण आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे इंग्लिश में। तो इसी चीज़ को लेकर के अपने अंग्रेजी के शिक्षक के उनके इन प्रयासों को लेकर के, उनके एफर्ट्स को लेकर के 100 to 120 वर्ड्स यानी 100 से 120 शब्दों में आपको यहाँ पर उनके बारे में बताना है, ठीक है, उनके एफर्ट्स को बताना है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे माय इंग्लिश टीचर मिसिस शर्मा प्लेड अ जैसे कि पॉलिटिकल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आई स्ट्रगल विथ ग्रामर एंड वोकेबलरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है
कि मेरी अंग्रेजी शिक्षक सुश्री शर्मा ने भाषा की मेरी समझ को बदलने में मेरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मैं हिंदी वर्जन भी आपको इसका दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली आप ये हिंदी वर्जन समझने के लिए देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। बाकी लिखना तो आपको इंग्लिश में ही है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए मैं आपको हिंदी भी दिखा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है कि वीना स्टार्टेड राइटिंग अ स्टोरी बट कुडंट कंप्लीट इट, टेकिंग द हेल्प ऑफ द बिगिनिंग गिवन बिलो, कंप्लीट द स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, गिव योर स्टोरी अ टाइटल ऑल्सो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंपल से ये कह रहा है वीना ने एक कहानी लिखना शुरू किया लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। नीचे दिए गए आरंभिक यानी स्टार्टिंग वाक्यों की सहायता से कहानी को लगभग 100 से 120 शब्दों में पूरा करना है। ठीक है, कि देयर लिव्ड अ रिच मैन वाराणसी, ही हैड ऑल ओनली वन सन हु हैड टर्न 10 एंड वांट टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर हिज सन बिफोर हिज ओन डेथ। द मैन, यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया, यहाँ से आपको कहानी आगे बढ़ाना है। यानी कि ये ऐसा कहानी है कि वाराणसी में एक अमीर आदमी रहता था, उसकी एक बेटा था, उसका एक बेटा था जो 10 साल का हो गया था और वह अपनी मौत से पहले अपने बेटे के लिए एक अच्छा सलाहकार ढूंढना चाहता था, वो आदमी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर द वाइस एडवाइजर, यानी कि बुद्धिमान सलाहकार। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यू आर जयंत या प्रज्ञा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th व्हेन यू were going to school, you witnessed a small student meeting an accident with a bike. Write a diary entry about this incident in about 100 to 120 words। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जयंत या प्रज्ञा है, कक्षा 9वीं के छात्र हैं आप, और जब आप स्कूल जा रहे थे तो आपने एक छोटे छात्र को बाइक से दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा। इस घटना के बारे में लगभग 100 to 120 वर्ड्स यानी कि 100 से 120 शब्दों में डायरी लिखना है आपको। ठीक है, तो डायरी लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले आपका डेट आ जाएगा, तो मैंने डेट लिख दिया है सितंबर 30, 2024, यानी कि सितंबर 30, 2024। और उसके बाद टाइम आएगा तो मैंने सुबह 9 बजे डायरी लिखी, तो 9 लिख दिया मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका डियर डायरी, एंड यहाँ से आप अपना डायरी लिखना शुरू कर देंगे। जैसे टुडे वाज अ डे आई विल नेवर फॉरगेट, विल ऑन माई वे टू स्कूल आई सॉ a small student suddenly run across the road. A bike was speeding but by, and despite the rider's attempt to broke the जो है अनफॉर्चुनेट कोलिजन occurred। तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर दिया गया है। एक बार मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी वर्जन, ये रहा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से इसका हिंदी होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है और लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपका पूरा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है डायरी एंट्री का। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है डायरी एंट्री। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन सी के अंदर जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है, और इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपकी इंग्लिश की बुक्स है ना, वहाँ से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और अकेला सेक्शन सी जो आता है बच्चों, ये 40 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि 40 नंबर का आपका अकेला सेक्शन सी आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस सेक्शन के क्वेश्चंस को देखिएगा जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से आपके पेपर में डिट्टो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो वो सेक्शन सी में से ही होता है बच्चों। मैं हर बारी बोलता हूँ वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन, यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, 2 में से कोई एक एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो मैं आपको दोनों करवा के बता दूंगा। ठीक है, पहला यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट इस तरह से दिया गया है छठे के ए में कि सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड जो है कि रिचलिन ऑफ द बीन फाउंड जो है कि फॉर डेफ्ट चिल्ड्रन, से सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ्ट चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज नो nowhere दैट दे कैन नॉट गो। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। ठीक है, जो म्यूजिशियंस होते हैं तो उनकी जो क्लासेस होती है उनको भी हाई प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जाता है।
जो डेफ्ट बच्चे होते हैं, डेफ्ट मतलब कि जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। जब भी आप ये वर्ड सुने डेफ्ट वाला, ठीक है, ये देखिए DEF करके, सॉरी, ये वाला वर्ड रहेगा, तो इसका मतलब होता है कि जो लोग सुन नहीं पाते उनको हम लोग डेफ बोलते हैं, ठीक है। तो जो डेफ बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर फंड एवं जैसे कि रिचलिन कहते हैं, ठीक है। उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि बिथोन वेन फंड की एक रिचलिन कही जाती है, समथिंग कुछ बातें बताई जा रही है। और आगे बोला जा रहा है कि वह जो यहाँ पर सुन नहीं पाते हैं ऐसे बच्चों के लिए एक चमकदार प्रेरणा है, मतलब एक इंस्पिरेशन है टाइप की, ठीक है। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे नहीं जा सकते। तो इस तरह से करके आपका ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि कुछ लाइनें दी गई हैं बेसिकली एक्सट्रैक्ट की। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफ्ट चिल्ड्रन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डेफ्ट चिल्ड्रन है, जो सुनने में अक्षम है, जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत कौन है? तो एवलेन है करके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, बेसिकली यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आपका। तो सी वाज अ लीडिंग प्रोफेशन डिस्पाइट बीइंग, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि वह एक अग्रणी ताल वादक थी, बावजूद इसके कि वह अग्रणी ताल वादक थी, इस तरह से करके। तो यहाँ पर डेफ्ट आएगा, ठीक है, बावजूद उसके कि वो एक डेफ्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शी मोटिवेट डेफ चिल्ड्रन, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो कैसे मोटिवेट करती थी जो ऐसे बच्चे होते थे जो सुन नहीं पाते थे, डेफ्ट बच्चे होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से रहेगा, बाय मोटिवेटिंग एंड इनकरेजिंग दैम दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। मतलब कि वो उनको कहती थी कि भैया ऐसा कोई सा जगह नहीं है जहाँ पर आप जा नहीं सकते, जहाँ पे वे जा नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से वो जो डेफ्ट चिल्ड्रंस होते थे उनको मोटिवेट करती थी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मैसेज डज शी वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, ठीक है। वो जो थी अपने संगीत के माध्यम से, अपनी म्यूजिक के माध्यम से क्या संदेश फैलाना चाहती थी? तो वो अपने संगीत, अपने यहाँ पर म्यूजिक के माध्यम से लव, पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कि प्रेम, शांति और खुशी फैलाना चाहती थी। क्लियर है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और लाइक का टारगेट याद रखिएगा 2007 लाइक्स का। अगर आप ये टारगेट कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर जो वन शॉट की वीडियो होती है वो अपलोड करूँगा, जिसके अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बुक से वो मैं आपको बताऊंगा मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। बेसिकली ये भी एक एक्सट्रैक्ट है जो कि आपका द लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि खोया हुआ बच्चा, ठीक है, खोया बच्चा कह सकते हैं आप। तो इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड द मैन ऑफर टू द डिसकॉन्सोलेट चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है उस आदमी ने उदास बच्चे को क्या दिया? तो उस आदमी ने यहाँ पर जो यहाँ पर डिसकॉन्सोलेट चाइल्ड था, यानी कि उदास बच्चे था, उसको गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, यानी कि मिठाई का उपहार दिया, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, यानी सही और गलत है ये बताना है। इस तरह से स्टेटमेंट है कि when the man meet the child become very happy and enjoyed the fair, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब वह व्यक्ति बच्चे से मिला तो बच्चा बहुत खुश हुआ और मेले का आनंद उठाया उसने। तो ये असत्य है, ये फॉल्स है बच्चों, ठीक है, फॉल्स है यहाँ पर, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें ये कह रहा है कि व्हाट वाज द चाइल्ड रिस्पॉन्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज प्रेफर्ड स्वीट्स, वाई डिड ही बिहेव इन अ सर्टन वे, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब बच्चे से उसकी पसंदीदा मिठाई के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब क्या था, उसने एक खास तरह से व्यवहार क्यों किया था, आपको 40 शब्दों में यहाँ पर बताना है। तो आंसर इस तरह से होगा, द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट एंड विश्ड टू बी जैसो कि यूनाइटेड विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना मुंह फेर लिया और केवल रोते हुए अपने माता पिता से फिर से मिलने की कामना की उसने, ठीक है। एंड ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही वांटेड अर्लियर, यानी कि वह उन चीज़ों से रुचि खो दी उसने जो पहले वो चाहता था, क्योंकि भैया मम्मी पापा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड वाज फीलिंग स्केयर्ड एंड
एंजियस, ठीक है, यानी कि वह अपने माता पिता से अलग हो गया था और डरा हुआ और चिंतित महसूस कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द चाइल्ड एक्सप्रेस्ड हिज लॉन्गिंग बाय, यानी कि बच्चे ने अपनी लालसा डैश से व्यक्त की, ठीक है। उसकी जो लालसा थी बच्चे की, उसने किस तरह से व्यक्त की? तो स्क्रीमिंग एंड क्राइंग टू बी रीयूनाइटेड विथ हिज पेरेंट्स, यानी कि वह अपने माता पिता से मिलने के लिए चिल्ला रहा था और रो रहा था। तो इस प्रकार से उस बच्चे ने अपनी लालसा को व्यक्त किया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस, तो इनको भी देख लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट की 3 लाइनें हैं बेसिकली। क्या कह रहा है इन लाइनों में कि व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कह रहा है कि कॉटेज कक्ष के बिस्तर का तकिया दबाना कितना आनंददायक था। वहाँ का जो पिलो था उसको ऐसे ऐसे एकदम दबाने से मजा आता था, ठीक है। कॉटेज कक्ष का यानी कॉटेज रूम का जो पिलो था यानी तकिया था, ठीक है। और झूठ बोलकर बकबक सुनते रहो और उस ऊपर से आती हुई हल्की बारिश की। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट की लाइनें दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर कि हु इज लिसनिंग टू द पैटर, यानी कि बातचीत कौन सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द पोएट यानी जो कवि है वो बातचीत सुन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ब्लीज द पोएट टॉकिंग अबाउट, यानी कि कवि किस आनंद की बात कर रहा है, 40 शब्दों में बताना है। तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द ब्लीज ऑफ प्रेसिंग द पिलो विल लाइंग डाउन ऑन हिज बेड एंड लिसनिंग टू द सॉफ्ट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कवि जो है उस बात की आनंद की बात कर रहा है, मतलब ये आनंद की बात कर रहा है कि बिस्तर पर लेटकर तकिया दबाना और बारिश की बूंदों की मधुर ध्वनि सुनने को ही यहाँ पर आनंद की बात कह रहा है वो, ठीक है। कि भैया बिस्तर पर यहाँ पर लेटकर तकिए को दबाना, पीले को ऐसे दब दब दबाना और बारिश की बूंदों की जो मधुर ध्वनि आती है, ध्वनि बोल रहा हूँ माफ़ी चाहूँगा, ध्वनि आती है। ये ध्वनि क्या होता है? तो माफ़ कीजिएगा, एक मीम आपने देखा होगा ना इंस्टाग्राम पे कि माफ़ कीजिएगा थोड़ा इधर-उधर निकल जाता है, तो उसी से रिलेट करते हुए बोलूँगा मैं आपको, माफ़ कीजिएगा थोड़ा इधर-उधर निकल जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तकिए को दबाने में आनंद आता है, ठीक है, कवि को, पोएट को, और जो बारिश की बूंदें आती है ना, उसकी जो मधुर ध्वनि होती है, इतना अच्छा साउंड होता है, उसको सुन करके उसको आनंद आता है। इस बात को यहाँ पर वो बोला जा रहा है, ठीक है, उसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सिर के ऊपर से आती हल्की बारिश की बूंदों की आवाज़ से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो सॉफ्ट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी कि बारिश की बूंदों की मधुर ध्वनि, ठीक है बच्चों। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द साउंड लाइन ऑफ द स्टैंजा, यानी कि इस जो यहाँ पर हमारा ये लाइन है इसके अंदर कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया। तो यहाँ पर आपका आएगा जो सी एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए इसी में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, ये भी आपका एक्सट्रैक्ट ही है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस तरह से है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कि ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, ठीक है, यानी कि वह नहीं करेगा जो आप उससे कहते हैं, ठीक है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जैसे कि प्रैक्टिसाइज टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस एंड द वाइड विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, यानी कि तो आ जाओ हम मजबूत घर बनाएं, चलो दरवाजे मजबूती से जोड़े, शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें, दिल को दृढ़ बनाए, ऐसा करो और हवा हमारे दोस्ती, मतलब हवा से हमारी हमेशा के लिए दोस्ती कर लेगी, ठीक है। इस तरह से होगा आपका, ठीक है। ये तो आपका एक्सट्रैक्ट रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर जो ही का वर्ड मेंशन किया गया है ना, तो ये कौन है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर विंड की बात हो रही है, यानी कि हवा की बात हो रही है, पवन की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन यही था हमारा कि पहली पंक्ति में वह कौन है। तो पहली पंक्ति में जो वह है यानी ही है, वो पवन यानी हवा की बात हो रही है, विंड्स की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में हवा को विंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे के 3 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर होमवर्क रहने वाले हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन का हिंदी वर्जन में आपको दिखा देता हूँ कि हिंदी में इनका
क्या मतलब होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, उन्हीं क्वेश्चंस का हिंदी वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि इस कविता में मुख्य संदेश क्या है और यह हवा के साथ सामंजस्य पूर्ण संबंध बनाने का सुझाव कैसे देती है। लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला तो ये होमवर्क रहा आपका, ठीक है। इनका आंसर कैसे देना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करके और राइट आंसर कमेंट करके बताएगा, उस बच्चे के कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों, ठीक है। तो ये पहला होमवर्क था आपका। सेकेंड वाला देखिए, आपको यहाँ पर सत्य असत्य बताना है कि कविता के संदर्भ में वाक्यांश दरवाजे को मजबूती से जोड़े का वास्तव में अर्थ है दरवाजे को सुरक्षित रूप से बंद करना और ताला लगाना, ताकि कोई भी घर में प्रवेश ना कर सके। ये सत्य है असत्य, यानी ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है बच्चों। एंड थर्ड है आपका, उपरोक्त संदर्भ के अनुसार रिक्त स्थान को उचित रूप से भरना। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरने को था कि पंक्ति ऐसा करो और हवा हमसे दोस्ती कर लेगी में प्रयुक्त काव्यात्मक युक्ति क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये 3 आपके होमवर्क रहे, कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है बच्चों। हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस ब्रीफली, ठीक है। 40 से 50 शब्दों के अंदर आपको आंसर देना है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन का आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स के अंदर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस के आंसर को और क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इवन द मैकेनिकल टीचर्स आर नॉट परफेक्ट, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी द फन दे हैड टू प्रूव द स्टेटमेंट राइट। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो मैकेनिकल शिक्षक होते हैं, मैकेनिकल टीचर होते हैं, वो भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं, परिपूर्ण नहीं होते हैं। इस कथन को सही साबित करने के लिए जो आपका स्टोरी है यहाँ पर द फन दे हैड, ठीक है, यानी उन्हें कितना मज़ा आया, इस तरह से करके इसको लेकर के आपको यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करना है, स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आंसर इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैकेनिकल टीचर्स रोबोट्स जैसे कि विंडेड अप अ लिटिल टू मच, जैसे मार्जी सफर्ड जियोग्राफी टेस्ट, टॉमीज हिस्ट्री लेसन्स ब्लैंक्ड आउट द मैकेनिकल टीचर्स अवे फॉर अ मंथ, कैन नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस फीलिंग। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यांत्रिक शिक्षक जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा ना रोबोटिक टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो भूगोल यहाँ पर टेस्ट वगैरह है उसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट डाउट डिड द पोएट हैव इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, डिड ही अराइव एट एनी डिसीजन, वाई और वाई नॉट। तो वो आपको बताना है। तो देखिए कवि ने कविता में क्या संदेह था, मतलब कवि जो था उसको कविता में क्या संदेह था, रास्ता नहीं लिया गया, क्या वह किसी निर्णय पर पहुंचा, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से रहेगा, ये देख सकते हैं आप कि डाउट अबाउट चूजिंग अ रोड, विच रोड वुड लीड टू हिज डेस्टिनेशन, डाउटफुल इफ ही वुड बी एबल टू कम बैक, डिसाइडेड टू चूज अ रोड विथ बेटर। यहाँ पर ये कह रहा है कि सड़क चुनने के बारे में संदेह ये था कि कौन सी रोड उसको चुननी चाहिए, कौन सा उसको मार्ग लेना चाहिए, ठीक है, कौन सी सड़क से वो अपने यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो चला जाएगा, ठीक है। और क्या वह वापस आ पाएगा, जब वो पहुँच जाएगा तो क्या अपने डेस्टिनेशन से वो वापस आ पाएगा। उसने बेहतर सड़क चुनने का फैसला किया, उसने एक अच्छी सड़क चुनने का फैसला किया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एवलिन्स माइंडसेट टुवर्ड्स हर अचीवमेंट्स इन म्यूजिक वाज जैसे कि सिंक्रे, ठीक है। एक्सप्लेन द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि संगीत में अपनी उपलब्धि के प्रति एवलिन की मानसिकता ईमानदार थी। आपको ये समझाना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये जो आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक है इस के बेसिस पर। तो आंसर इस तरह से रहेगा कि एवलिन्स माइंडसेट टुवर्ड्स हर अचीवमेंट्स इन म्यूजिक वाज हम्बल एंड ग्राउंडेड, she didn't accept any hint of heroic achievement and believed that जैसे कि hard work and knowing where one is going leads to success। यहाँ पर ये कहा जा रहा है संगीत में अपनी उपलब्धि के प्रति एवलिन की मानसिकता विनम्र और जमीनी थी, मतलब वो जमीन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। वह किसी भी तरह की वीरतापूर्ण उपलब्धि को स्वीकार नहीं करती थी और मानती थी कि कड़ी मेहनत और यह जानना कि आप कहाँ जा रहे हैं यही सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड चीज़ कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये 2 चीज़ अगर आप कर रहे हैं
तो आप यहाँ पर सफलता की ओर जा रहे हैं, लीड टू बी सक्सेस करके। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस तरह से है कि इन द पोएम लेक इसेल ऑफ जो सो कि इनिसफ्री हैज जो सो कि डिस्क्राइब एज अ प्लेस, डू यू थिंक इट्स ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? रैशनलाइज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है लेक ऑयल ऑफ इनिसफ्री कविता में इनिसफ्री को एक स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि यह केवल एक स्थान है या मन की एक अवस्था है? अपने उत्तर को तर्क संगत यहाँ पर बनाना है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका हिंदी वर्जन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस आंसर का। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर उसी क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इस तरह से होगा और आंसर हिंदी में ये रहा। ठीक है, अब आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखा देना चाहिए, वहाँ पर मैं आपको दिखा दिया करूँगा, ताकि आप एकदम अच्छे से समझ सके और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को सैम्पल पेपर के माध्यम से और अच्छे से कर सके। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि हाउ डिड केजिया's फादर रिएक्ट व्हेन ही लर्नड अबाउट द टोर्न पेपर्स। ठीक है, एंड द लिटिल गर्ल इन्वॉल्वमेंट वाज इट जस्टिफाइड? रैशनलाइज योर आंसर। यहाँ पर ये कह रहा है कि केजिया के पिता ने जब फटे हुए कागजात और छोटी लड़की की संलिप्तता यानी इन्वॉल्वमेंट के बारे में सुना तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो कैसे रिएक्ट किए थे? ठीक है, क्या यह उचित था जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था? अपने उत्तर को यहाँ पर आपको तर्क संगत बनाना है यानी रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। आंसर इस तरह से होगा कि व्हेन द फादर लर्न अबाउट द टोर्न पेपर एंड द लिटिल गर्ल इन्वॉल्वमेंट ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट हर इन जैसे कि डिसबिलीव। However, the little girl denied her actions and the mother was instructed to fetch the pin cushion will ensuring the child was put to bed immediately. Those were important papers. Father was very angry, beat Keju with ruler। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब पिता को फटे हुए कागजों और छोटी लड़की की संलिप्तता यानी इन्वॉल्वमेंट पता चला तो वह रुक गया। ठीक है, और अविश्वास से उसे देखने लगा। हालांकि छोटी लड़की ने अपनी हरकतों से इनकार किया, उसने बोला नहीं मैंने ये तो नहीं किया है, और माँ को यहाँ पर पिन कुशन लाने का निर्देश दिया गया कि भैया जाओ ये चीज़ लेके आओ। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि वह सुरक्षित रहे। बच्चों को तुरंत बिस्तर पर लिटाया दिया गया। वे महत्वपूर्ण कागजात थे। पिता बहुत क्रोधित थे। केजिया को रूलर से उन्होंने मारा क्योंकि भैया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कागज़ थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोला जा रहा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस ब्रीफली इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं 40 से 50 शब्दों के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड जो सो कि महेंद्रा सी ऑन अ फुल मून नाइट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट। यहाँ पर यह कह रहा है कि पूर्णिमा की रात महेंद्र ने क्या देखा और उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, और इसका हिंदी वर्जन में आपको दिखा देता हूँ बच्चों। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूर्णिमा की रात महेंद्र ने क्या देखा और उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि एक्सप्लेन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ महेंद्र एज अ जूनियर सुपरवाइजर एट द कंस्ट्रक्शन साइट ही इज असाइन टू। ठीक है, यहाँ पर यह कह रहा है कि एक जूनियर सुपरवाइजर के रूप में महेंद्र की प्राथमिक जिम्मेदारियों को समझाइए और जो आपका कंस्ट्रक्शन साइट था यानी निर्माण स्थल था जहाँ उसे नियुक्त किया गया था वहाँ के बेसिस पर। ठीक है, तो एज ए जूनियर सुपरवाइजर महेंद्र वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर monitoring activities, ensuring quality control, providing regular report, coordinating with stakeholders and troubleshooting issues at construction sites। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक जूनियर जो आपका सुपरवाइजर है उसके रूप में महेंद्र जो है वहाँ की एक्टिविटियों को देखने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, ये उसकी एक जिम्मेदारी थी। और साथ ही साथ बात करें तो जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को मेक श्योर करने की जिम्मेदारी उसकी थी।
और नियमित रिपोर्ट प्रदान करना यानी कि रेगुलरली रिपोर्ट देना, ये उसकी जिम्मेदारी थी। और जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स थे, हितधारक थे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशंस मेंटेन करने की ज़रूरत थी और निर्माण स्थल पर समस्याओं का निवारण करने के लिए वो जिम्मेदार थे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द किंग एंड द मिनिस्टर चेंज द रूटीन ऑफ द पीपल इन द किंगडम, एक्सप्लेन इन द किंगडम ऑफ फूल्स के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राजा और मंत्री ने लोगों की दिनचर्या में किस प्रकार परिवर्तन किया। ठीक है, ये आपको बताना है मूर्खों के राज्य में, ये जो आपका है ना, इसके बेसिस पर। तो आंसर इस तरह से होगा, बाय ऑर्डरिंग दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। यहाँ पर कह रहा है कि सभी को अंधेरे में जागने का आदेश दिए करके। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्क इन द फील्ड्स एंड रन बिजनेसेस आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड व्हेन द सन केम अप अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ एज अ पनिशमेंट फॉर जो कि डिसोबाइडेंस। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंधेरे के बाद खेतों में काम करना और व्यवसाय यानी बिजनेस चलाना है आपको। ठीक है, और सूरज के उगने पर सो जाना है। ठीक है, और दंड के स्वरूप मृत्यु ये दिया जा सकता है, ये धमकी दिया गया, थ्रेट दिया गया। तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। 10वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स, यानी कि 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना है 100 से 120 शब्दों के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ऑल आई वुड वे इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये इंपॉर्टेंट है, इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक के बेसिस पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मैं तो बस यही कहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। यहाँ तक कि अब पश्चिम के जो देश के लोग हैं वो भी हमारी संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान में इतना अच्छा संगीत बजाया जाता है, चलिए हम भी सीख लेते हैं। संगीत के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के योगदान का आपको वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पर वर्णन कर देते हैं। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ लेजेंडरी शाहनाई प्लेयर एंड अ सिग्निफिकेंट फिगर इन इंडियन क्लासिक म्यूजिक। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक जैसे कि पर्टिकुलरली हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिज कंट्रीब्यूशन कैन बी समराइज थ्रू जैसे कि सेवरल की पॉइंट्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक महान शहनाई वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत खास करके हिंदुस्तानी संगीत में उनका महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी शहनाई बजाई है और बहुत नाम हुआ है उनका, बिस्मिल्लाह खान जी का। उनके योगदान को कई प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे मास्टरी ऑफ द शहनाई, यानी कि शहनाई की महारत हासिल थी उनको। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है। एंड जैसे कि रिवेरेंस फॉर द फॉर इंडियन म्यूजिक, यानी कि यहाँ पर क्या रहा है, भारतीय संगीत के प्रति उनकी श्रद्धा के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस तरह से श्रद्धा थी। ठीक है, रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है, किस तरह से हमारा जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वो समृद्ध है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो था हमारा क्वेश्चन, उसका हिंदी वर्जन में क्वेश्चन देख लीजिए एंड आंसर यहाँ पर आप देखते हुए चल सकते हैं बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर आंसर भी पूरा का पूरा हिंदी में देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि आइंस्टाइन वाज अनयूजुअल चाइल्ड, इन व्हाट वेज वाज ही डिफरेंट, कमेंट अपॉन द वैल्यूज इन हिज कैरेक्टर दैट मेड हिम अ ग्लोबल सिटीजन एलिब्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आइंस्टाइन एक असामान्य बालक थे, एक अनयूजुअल चाइल्ड थे। वे किन तरीकों से भिन्न थे, किस तरह से अलग थे, उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर के और उनके मूल्यों पर टिप्पणी करना है, आपको कमेंट करना है, जिन्होंने उन्हें एक वैश्विक नागरिक यानी कि एक ग्लोबल सिटीजन बना दिया। आज के टाइम पे पूरी दुनिया के देश देख लीजिए, सभी आइंस्टाइन को मानते हैं, है कि नहीं। तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है यहाँ पर। तो देखिए, आइंस्टाइन वाज अनयूजुअल इन मैनी वेज, नो इंडिकेशन ऑफ हिज ग्रेटनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हैड अ लार्जर देन यूजुअल हेड करके। ठीक है, आइंस्टाइन कई मामलों में असामान्य थे। बचपन में उनकी महानता का कोई संकेत नहीं था। बचपन में उनको सब बुद्धू समझते थे, अरे बुद्धू है करके। उनका सिर सामान्य से थोड़ा सा बड़ा था, उनका जो सिर होता है ना नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा बड़ा था। चाइल्डहुड की यहाँ पर बात की जा रही है। हिज मदर टॉट ऑफ हिम एज अ फ्रीक वाज अ लेट टॉकर, यानी कि
उनकी माँ उसे एक अजीब व्यक्ति समझती थी जो देर से बोलने वाला था। ठीक है, उनकी माँ जो थी उनको एक अजीब व्यक्ति समझती थी कि जो कि देर से बोलने वाला है। ठीक है, वैन ही स्पोक ही सेड एवरीथिंग ट्विंस, यानी कि जब वो बोलते थे तो हर बात 2 बार कहते थे कि ऐसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, है ना? इस तरह से हर एक बात जो है ना 2 बार बोलते थे। तो बचपन में कोई उनको महान नहीं मानता था, सब बोलते थे ये तो बुद्धू है करके, है कि नहीं? ठीक है, और इंटरनेशनल एक्लेम विथ पब्लिकेशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिक्लेयर्ड अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रकाशन से जब इसको पब्लिश किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय जो है सो कि ख्याति प्राप्त हुई उनको। ठीक है, एवं वैज्ञानिक क्रांति की घोषणा की गई कि ये भैया ये एक रिवॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन में। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दे दिया है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विजडम इज वर्शिप्ड एवरीवेयर एंड फुलिशनेस इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। इलेबरेट द अबव स्टेटमेंट इन द व्यू ऑफ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि बुद्धि की पूजा सर्वत्र होती है तथा मूर्खता हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। मूर्खों के राज्य में कहानी के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कथन को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। ठीक है, तो आंसर ये रहा। आप देख सकते हैं कुछ सजेस्टेड पॉइंट्स दिए गए हैं और एक बारी मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो क्वेश्चन को मैंने हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया है और आंसर भी यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन सम ऑफ द स्पेसिफिक इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग टोटोस मिसबिहेवियर एंड हाउ डिड दीज इंसिडेंट्स कंट्रीब्यूट टू द फैमिलीज जो कि रेशनलाइजेशन दैट टोटो वाज नॉट अ जो कि सुटेबल पेट। जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर यह कह रहा है बच्चों कि टोटो के दुर्व्यवहार से जुड़ी कुछ विशिष्ट घटनाओं की व्याख्या करें और इन घटनाओं ने परिवार को यह एहसास दिलाने में कैसे योगदान दिया कि टोटो एक उपयुक्त पालतू जानवर नहीं है। ठीक है, यानी कि पालतू एक जो होता है ना कि भैया ये अच्छा है इसको पाल लेते हैं, ऐसा जानवर नहीं है। और आपको यहाँ पर अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इसके बेसिस पर। तो आंसर ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, और एक बारी मैं हिंदी भी दिखा देता हूँ इसका, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन का हिंदी और उस क्वेश्चन का आंसर का हिंदी देख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मतलब ये आप समझने के लिए देख लीजिए, बाकी आपको लिखना तो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पर हमारा इंग्लिश का क्लास 9th का सैम्पल पेपर नंबर जो 1 था वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, और अगर आप लाइक का टारगेट पूरा कर देते हैं या फिर आप मुझे लगभग 90 कमेंट कर देते हैं कि सर सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का वीडियो लाइए, तो मैं आपके लिए सेकंड पेपर का भी वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन एटलीस्ट 90 कमेंट आप कीजिएगा। एंड अगर आपने 50 से ज़्यादा कमेंट कर दिए कि सर 1 शॉट का वीडियो लाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाइए, ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, तो सैम्पल पेपर नंबर 2 का वीडियो चाहिए तो एटलीस्ट 90 कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो 50 कमेंट करके बताइए मुझे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी लेकर के आइए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।